Assalamualaikum dear students. Today our topic is the law of conservation of momentum. प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने मोमेंटम को डिस्कस किया। मोमेंटम के कुछ यूनिट्स को हमने डिस्कस किया, बेस यूनिट को, एसआई यूनिट्स को। अच्छा, अब हम जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की तरफ चलते हैं। देखिए, कंजर्वेशन का मतलब तो मैं आपको पहले बता दूं कि कंजर्वेशन का मतलब होता है सेम, ठीक है, रिमेन सेम, एक जैसा रहना, चेंज ना आना। कंजर्वेशन के कुछ लॉज होते हैं हमारे पास, जैसे कि आप अगर मैं बात करूं, अगर आप मैट्रिक क्लास में हैं तो 9th क्लास के अंदर आप एक टॉपिक पढ़ के आएंगे केमिस्ट्री के अंदर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वहां पर आपने मास को कंजर्व रखा होगा। भाई आपने कुछ इस तरह से पढ़ा था कि द मास ऑफ द रिएक्टेंट बिफोर रिएक्शन मस्ट बी इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट आफ्टर रिएक्शन। रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद मास जो है वो सेम था। हाँ, वो कुछ क्वांटिटी में फर्क हो गया, मतलब कि चेंज हो गई, सॉल्यूट मिलकर सॉल्यूशन बन गया, लेकिन ओवरऑल जो मास है उनका वो सेम रहा था। तो वहां पर मास की बात की। इस वक्त इस कंडीशन में हम डिस्कस कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करेंगे। इसी तरीके से आगे 8 चैप्टर की जब हम बात करेंगे तो वहां पर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डिस्कस करेंगे। देखिए, हमने प्रीवियसली एक टॉपिक पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर के अंदर, इसको हमने कहा था साइंटिफिक मेथड्स। और साइंटिफिक मेथड एक मेथड थे, एक स्टेप्स थे कि जिन पर प्रोसीड करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी फिनोमेना की, किसी भी फैक्ट की रीजन, ट्रुथ, उसके पीछे का रीजन फाइंड कर रहे होते थे, क्या इसके पीछे सच्चाई है। तो उन रीजंस को फाइंड करने के बाद हम उसको लॉ बनाते थे। लॉ ऐसे नहीं बनता, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के साथ साथ कुछ कंजर्वेशन लॉज को भी फॉलो अप करना पड़ता है। अगर वो कंजर्वेशन लॉज फॉलो होते हैं आपकी थ्योरी में, तो फिर आपकी थ्योरी लॉ बनती है, अदरवाइज वो लॉ नहीं बन पाता। उनमें से ये 4 कंजर्वेशन लॉज होते हैं: कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। वो डिपेंड करता है अगर आप इलेक्ट्रिकल टर्म में बात कर रहे हो, ठीक है। तो ये कुछ 3 से 4 कंजर्वेशन लॉज प्रूव करने पड़ते हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब है हम इसकी जो स्टेटमेंट होगी इस लॉ की, वो होगी द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम before collision must be equal to the total momentum of the system after collision. Remain same. टोटल मोमेंटम पहले, टकराने से पहले और टकराने के बाद, हिट करने के बाद बॉडी का मोमेंटम क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए, ठीक है। ये जो प्रोसेस होगा वो हम एक सिस्टम के अंदर आप रहते हुए करेंगे, और उस सिस्टम को हम कहेंगे दिस इज अ आइसोलेटेड सिस्टम। दिस इज M1 एंड दैट इज M2। तो मास हमने रखे M1 एंड M2, ये 2 मासेस आपस में कुछ वेलोसिटीज के साथ मूव कर रहे थे। अच्छा, ये जितना भी रखेंगे वो क्या होगा, उसको हम कहते हैं इन एन आइसोलेटेड सिस्टम
देखिए आइसोलेटेड सिस्टम की बात हो रही है। देखिए आइसोलेटेड सिस्टम किसे कहते हैं? ऐसा सिस्टम कि जिस सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही हो। पहले मैं काम करता हूं, आइसोलेटेड सिस्टम को एक्सप्लेन करता हूं, फिर मजीद हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है a system on which no external force is applied on the system. आइसोलेटेड सिस्टम बेटा वो सिस्टम होता है कि जिस पर एक्सटर्नल फोर्स कोई अप्लाई नहीं हो रही हो सिस्टम में। हाँ, इंटरनल सिस्टम में कितनी ही फोर्सेस हो, कितनी ही उनके अंदर कोलिजन हो रही हो, कितना ही उसके अंदर जो है डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही हो, तो इंटरनल की बात नहीं करेंगे, हम एक्सटर्नल की ध्यान रखेंगे। कैसे? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हम इस रूम में अगर बैठे हुए हैं, अभी क्लास हो रही है, फिजिकल क्लास का एनवायरनमेंट है। फिजिकल क्लास के अंदर मैं स्टूडेंट्स के साथ जो है वो कुछ गॉसिप्स कर रहा हूँ, ठीक है, स्टूडेंट्स के साथ कुछ जो बातें हो रही हैं, कुछ लेक्चर की डिस्कशन हो रही है, हम खूब बातें कर रहे हैं, बहुत शोर हो रहा है क्लास के अंदर, ठीक है। ये जो शोर हो रहा है क्लास के अंदर, बातें हो रही है, इंटरनल मामला है हमारा। हम अब चाहे क्लास में बातें करके वो शोर कर रहे हो, लेक्चर्स के शोर कर रहे हो, ठीक है, या XYZ, ये इंटरनल बातें हैं, हमारी इंटरनल सिस्टम है, इंटरनल सारी एप्लीकेशन हो रही है। लेकिन एक पर्सन बाहर से आए और बाहर से आके डोर को नॉक करे, तो ये जो नॉक किया उसने, ये जो डिस्टरबेंस क्रिएट करी, ये एक्सटर्नल आउटसाइड द सिस्टम हुई है, सिस्टम के बाहर से ये फोर्स इंप्लीमेंट हो रही है। तो इस फोर्स को हम कहेंगे ये एक्सटर्नल फोर्स है। अंदर भले कितनी फोर्स हो, कितनी डिस्टरबेंस हो, बाहर से फोर्स नहीं लगनी चाहिए। बाहर से एक्सटर्नल जो है वो इंप्लीमेंट अगर हो गई, डिस्टरबेंस हो गई, तो फिर वो आइसोलेटेड सिस्टम नहीं रहता। तो हमने एक ऐसा सिस्टम लेना है जिसमें बाहर से फोर्स जीरो हो, एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो, एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो होनी चाहिए। हाँ, अब समझ में आ गया भाई, ये एक सिस्टम है, इसके बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही, जितनी भी फोर्स एक्सर्ट हो रही है सिस्टम के ऊपर या आपस में कोलिजन पे, वो इनकी आपस की कोलिजन की वजह से फोर्स एक्सर्ट हो रही है, ठीक है। तो इस सिस्टम में क्या होगा, देखिए स्टेटमेंट, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले का मोमेंटम देख लीजिए, बिफोर कोलिजन की बात करते हैं, ये कंडीशन टकराने से पहले की है, तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं बिफोर कोलिजन। ये हो गया अभी बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले क्या हो रहा है भाई, मास m1, अच्छा इनिशियल स्पीड क्या हो टकराने से पहले, दैट इज u1, इसको हम u1 कह रहे हैं। पहले तो हमने इनिशियल स्पीड को I से डिनोट किया था ना, फाइनल को vf से किया था, लेकिन यहाँ पर दो वेलोसिटीज नहीं है, दो से ज्यादा, क्योंकि दो तो वेलोसिटी है इनिशियल फाइनल, फिर हर मॉलिक्यूल की अलग अलग है, तो यहाँ पर कॉम्प्लिकेट हो जाएगा कि VI1, VI2, फिर VF1, VF2, तो हमने इसको चेंज कर दिया और सिर्फ U कह दिया। तो U का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी, मैं लिख देता हूं कि U स्टैंड फॉर इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए थी, तो इसलिए U1, सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए थी इनिशियल वेलोसिटी, तो U2, अंडरस्टूड। अब मास इनटू वेलोसिटी, मालूम है मास इनटू वेलोसिटी क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट किसके बराबर होगा, मास m1 u1 के। सेकंड ऑब्जेक्ट का मोमेंटम किसके बराबर होगा, p इनिशियल ऑफ 2, यानी कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट बराबर होगा m2 u2 के। मोमेंटम का फॉर्मूला पढ़ा ना, मास इनटू वेलोसिटी, वही तो हम डिस्कस कर रहे हैं, मास इनटू वेलोसिटी। फर्स्ट ऑब्जेक्ट का तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट का इनिशियल, सेकंड ऑब्जेक्ट तो सेकंड ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम, ओके। ये बिफोर कोलिजन कंडीशन हो गई। अब क्या करें, अब ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के करीब आए
और करीब आने के बाद इनके दरमियान हो गई कोलिजन। दोनों सिस्टम और सिस्टम के अंदर रहते हुए इनके अंदर क्या हो गई, M1 एंड M2 के दरमियान कोलिजन हो गई। अब आइसोलेटेड सिस्टम में इंटरनल कोलिजन हुई। इंटरनल कोलिजन होने के बाद इन दोनों के दरमियान में कुछ शिफ्टिंग ऑफ मोमेंटम हो जाएगा। ये M1 और ये M2, ठीक है। अच्छा, M1 और M2 है, टकराने के बाद थोड़ा सा पहले करीब आ रहे थे, टकराने के बाद ये दूर चले गए। इस कंडीशन को हमारे आफ्टर कोलिजन। ठीक है, टकराने के बाद इन दोनों के दरमियान में कुछ मोमेंटम की शिफ्टिंग तो जरूर हो सकती है, लेकिन टोटल मोमेंटम सेम रहेगा। यहां लिखा हुआ बिफोर कोलिजन मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन का मोमेंटम क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो मोमेंटम कुछ शिफ्ट हो सकता है, भाई मास तो चेंज नहीं होगा ना। हम एग्जांपल लेते हैं स्नूकर बॉल की ना, आपने एक व्हाइट बॉल ली, एक ब्लैक बॉल ली, ठीक है। आपने उस ट्यू बॉल को हिट किया उस ब्लैक बॉल के ऊपर, और हिट करने के बाद कुछ मोमेंटम शिफ्ट हो गया, कुछ वेलोसिटीज में चेंजिंग आ गई। तो ऐसा तो नहीं ना मास ऑफ द बॉडी चेंज हो जाए कि व्हाइट बॉल का मास अलग हो जाए और ब्लैक बॉडी का मास चेंज हो जाए, ऐसा नहीं होगा। मास चेंज नहीं होता, हाँ वेलोसिटीज में चेंजिंग आ जाती है। तो यहाँ जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है इसमें कुछ फर्क आ जाएगा, कुछ चेंज आ जाएगा, और वो बन जाएगी फाइनल वेलोसिटी। तो हमने उसको कहा v डिनोट्स फॉर द फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑब्जेक्ट की बात है तो v1, सेकंड ऑब्जेक्ट की बात करें तो v2। अंडरस्टूड? तो ये आपका मोमेंटम। अच्छा, मोमेंटम की बात करें, फाइनल मोमेंटम यानी कि pf, फाइनल मोमेंटम किसका, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का। फाइनल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू m1 v1। फाइनल मोमेंटम अगेन किसका, सेकंड ऑब्जेक्ट का, pf2 इज इक्वल टू mv, सेकंड का तो m2 v2, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम दोनों ऑब्जेक्ट का, फाइनल मोमेंटम दोनों ऑब्जेक्ट का। तो अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमें सिर्फ मोमेंटम की बात नहीं कर रहे, हम कितनी बात कर रहे हैं, टोटल मोमेंटम की। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। अब मुझे जरा बताइए, टोटल मुझे मोमेंटम निकालना है इसका, टोटल मोमेंटम कैसे निकलता है? टोटल की बात कैसे आती है, जब दोनों क्वांटिटीज को सम अप करेंगे। यहाँ पे दो क्वांटिटीज है, दोनों का मैं सम कर दूं, भाई इनिशियल मोमेंटम प्लस फाइनल मोमेंटम, अगर मैं इनको सम कर दूं तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं दोनों को सम कर दूं तो टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो इसी स्टेटमेंट का अकॉर्डिंगली देख लेते हैं हम। हमें कहा जा रहा है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन is equal to total momentum after collision, ठीक है जी। टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो टोटल मोमेंटम का मतलब होता है सम ऑफ ऑल, कितने भाई कितने पार्टिकल थे, कितने ऑब्जेक्ट थे, कितने मॉलिक्यूल थे सिस्टम के अंदर, 2 1 2, तो दो मोमेंटम हो गए। इनिशियल थे तो pi इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, इनिशियल मोमेंटम ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, आफ्टर कोलिजन की बात हो रही है तो यहां पर बाउंड्री हुई, दो ऑब्जेक्ट थे, ये था फाइनल मोमेंटम किसके, फाइनल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी, फाइनल मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी। सिंपल। अब इनकी वैल्यू पुट कर दें, हमारा आंसर आ गया। भाई इनिशियल मोमेंटम कितने बराबर था, हमने पढ़ा यहां पर मास इनटू वेलोसिटी। भाई कितना मास है m1, कितनी वेलोसिटी है u1, कितना मास है सेकंड m2, कितनी वेलोसिटी है u2 इज इक्वल टू, फाइनल की बात कर लेते हैं। फाइनल कितना मास है फर्स्ट ऑब्जेक्ट का m1, ये m1, फाइनल वेलोसिटी कितनी है v1 प्लस m2 v2। अंडरस्टूड?
So this is the formula, equation of the momentum, conservation of momentum. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की फाइनल इक्वेशन यहां से हमारे पास बनती है। ठीक है, सो इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज भी आपकी बुक में गिवन है, कुछ एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स भी आपके पास गिवन है, मतलब एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो भी जो है वो आप लोग सॉल्व कीजिएगा। एक एमसीक्यूज की हम बात कर रहे हैं, एक एमसीक्यूज की हम बात करें तो एमसीक्यू इस तरह बन सकता है कि व्हाट विल बी हैपन टू द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। व्हाट विल बी हैपन ऑफ द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इफ द एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। लेट्स डिस्कस अगर हमें एक्सटर्नल फोर्स कितनी दे दी गई, जीरो, एक्सटर्नल फोर्स जीरो दे दी गई, तो अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में, रिसेंटली लास्ट लेक्चर के अंदर एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था फोर्स का, न्यूटन सेकंड लॉ का, F इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन T। जो भाई ये एक ही फॉर्मूला है जो कि फोर्स और मोमेंटम के दरमियान लिंक है। हमसे पूछा जा रहा है नो एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, उस एक्सटर्नल फोर्स ना होने की वजह से मोमेंटम पे क्या फर्क पड़ेगा, तो फोर्स और मोमेंटम का लिंक बात पूछा जा रहा है ना, तो एक ही फॉर्मूला है, F इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो जरा देख लीजिए फोर्स क्या था आपका, एक्सटर्नल फोर्स जीरो, मैं इसके यहां जीरो लिख सकता हूं, T डिवाइड करा मतलब मल्टीप्लाई करेगा, जीरो इंटू T, और डेल्टा P, डेल्टा P का मतलब चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम कैसे लिखते हैं भाई, फाइनल माइनस इनिशियल। अच्छा जी, जीरो T को मल्टीप्लाई करो जीरो तो जीरो हो जाएगा, जीरो इज इक्वल टू P फाइनल माइनस P इनिशियल, यहां माइनस कर रहे हैं इनिशियल मोमेंटम, यहां पर आकर प्लस हो जाएगा, जीरो से प्लस होगा तो वैल्यू वही सेम रहेगी, तो इस जाएगा PI इज इक्वल टू PF। ठीक है, क्या शो कर रहा है इक्वेशन, if there is no external force, if there is no any external force applied on the system, क्या बनेगा एस्पिरेटेड सिस्टम। ठीक है, अभी बताया, if there is no external force applied on the system then the momentum of the system will be same। क्या रहेगा, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम में कोई फर्क नहीं आएगा, सेम रहेगा, इनिशियली भी और फाइनली भी। वही तो हमने लॉ पढ़ा, उसी को तो हमने कहा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, सो ये हमारी एमसीक्यूज के फॉर्म भी आपके पास कंफर्म हो गया, और ये कह लीजिए न्यूमेरिकल फॉर्म में आपको दिखा दिया शो करके कि इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, और ये हमारा टॉपिक पूरा यहाँ तक कंप्लीट होता है। ठीक है, इस तरीके से आपके पास बुक में एप्लीकेशन गिवन है, और उस एप्लीकेशन के अंदर पिस्टल एंड गन की जो है एप्लीकेशन दी गई है, उसमें ये कहा गया है कि आपके पास एक गन है और उस गन के अंदर एक बुलेट रखी हुई है, आपने उस बुलेट को फायर किया विद अ सर्टेन स्पीड, उसमें वैल्यूज गिवन होगी, और वो बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। उस बुलेट का भी आपको मास दिया हुआ है, उस गन का भी आपको मास दिया हुआ है, वहां पर जैसे हमने उसको फायर किया, उस फायर करने के बाद जो गन है, हम देखते हैं डेली लाइफ में अगर उस गन को फायर करें इस तरीके तो एक बैकवर्ड जर्क लगता है गन पे, बुलेट फॉरवर्ड मूव करती है, गन पे बैकवर्ड की तरफ जर्क लगता है, जो बैकवर्ड की तरफ जर्क लगा है ना बेटा, उसको कहते हैं रिकॉइल ऑफ द गन। क्या कहते हैं, रिकॉइल ऑफ द गन, रिवर्स आ जाना, नेगेटिव डायरेक्शन आ जाना, पीछे की तरफ एक जर्क फील होना, इसको रिकॉइल कहा जाता है। तो हमसे वो रिकॉइल फाइंड करवाया गया है, दोनों के मास गिवन है, बुलेट की स्पीड यानी कि फाइनल वेलोसिटी गिवन है बुलेट की, आपसे गन की फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो वहां पर क्या होगा, मैं आपको इनिशियल बता देता हूं, इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट दोनों जीरो होंगे। क्यों जीरो होंगे, क्योंकि इनिशियली दोनों रेस्ट में, गन आपके हाथ में रेस्ट में, बुलेट गन के अंदर है वो भी आपके हाथ में है, दोनों रेस्ट में, इनिशियली रेस्ट होने की वजह से ये दोनों फैक्टर जीरो हो जाएंगे। u1 जीरो, u1 से मल्टीप्लाई करें m1 को जीरो, u2 जीरो, u2 से m2 मल्टीप्लाई करें फैक्टर जीरो, तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, जीरो। तो लाजमी है फाइनल मोमेंटम में क्या होना चाहिए, जीरो। अभी कैसे जीरो होगा, बुलेट तो चलेगा आगे, उसका मास भी, कुछ वेलोसिटी भी हो गई, वेलोसिटी और मास हुआ अगर,
तो फिर तो मोमेंटम होगा लाजमी कोई। हाँ, मोमेंटम वेलोसिटी की गन का तो है, अगर उसकी वेलोसिटी की वजह से बुलेट का कोई मोमेंटम है तो गन भी तो बेटा रिकॉइल हो रही है। गन का भी हैवी मास है, मास ज्यादा है गन का एज कम्पेयर टू बुलेट, और वो पीछे की तरफ रिकॉइल हो रही है। मास ज्यादा है, वेलोसिटी कम है। यहाँ पर वेलोसिटी ज्यादा है बुलेट की और मास बहुत कम है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाने की वजह से एक प्लस वेलोसिटी एक माइनस वेलोसिटी, दोनों अगर आप देखा जाए तो दोनों जो मोमेंटम है दोनों का वो भी सेम होगा, और बोथ द मोमेंटम ऑफ अ बुलेट एंड अ गन विल कैंसिल ईच अदर। जब वो कैंसिल कर देंगे तो बाद का मोमेंटम भी आपका जीरो हो जाएगा। तो इट शोज इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉडी जीरो हुआ या सेम हुआ, पहले भी जीरो बाद में भी। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था बेटा, और इस टॉपिक में किसी भी किस्म की कोई भी कंफ्यूजन हुई हो, कुछ पॉइंट्स क्लियर नहीं हो रहा हो, तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आज के लिए हम इस लेक्चर को इतने रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक न्यू टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।